अब मेनली क्या होता है सर कि जो मीर कासिम है वो क्या करने लगता है कि वो राजा बनने लगता है। अब वो मीर कासिम जो था वो राजा बनने लगता है, वो चाहता है कि वो राजा बने। मीर कासिम की जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी, राजा बनने की। परंतु जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि जो मीर कासिम है वो कठपुतली बन करके रहे ब्रिटिशर्स, कठपुतली बन करके रहे ब्रिटिशर्स की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी। और सर यही जो मेन मुद्दा रहा था इनकी लड़ाई का, वो मेन मुद्दा यही रहा था कि ब्रिटिशर चाहते थे कि जो मीर कासिम है वो उनके हाथ की कठपुतली बन करके रहे, वो राजा बने। और जो मीर कासिम था वो चाहता था कि वो राजा बने, परंतु कंपनी को ये यानी मंजूर नहीं था। तो अब क्या होता है कि मीर कासिम तो कासिम के बीच और कंपनी के बीच विवाद हो जाता है। अब कासिम और कंपनी के बीच विवाद हो जाता है किस चीज को लेकर, इंटरनल ट्रेड को लेकर। इंटरनल ट्रेड को लेकर के इन दोनों के बीच विवाद हो जाता है। और विवाद का जो मुद्दा था सर, जो मेन मुद्दा था, जो मुख्य मुद्दा था लड़ाई का, वह इंटरनल ट्रेड नहीं था सर। जो मुख्य मुद्दा था वो इंटरनल ट्रेड नहीं था, जो छुपा हुआ मुद्दा था यहां पर वो था जो कासिम के अंदर जो महत्वाकांक्षा थी, जो एम्बिशियस था, कासिम के अंदर, वो एम्बिशियसनेस उसकी है ना, मुख्य वजह थी, मुख्य कारण था इस लड़ाई के होने का। क्योंकि जो राजा बनना चाह रहा है, आप उसको कठपुतली बना करके रखेंगे तो चचा आप उसको ज्यादा समय तक बांध करके नहीं रख पाएंगे। और उसी का परिणाम है सर कि जो कासिम है, वो कासिम जो प्रयास करना चाहता है, जो रिफॉर्म करना चाहता है, वो रिफॉर्म वो उसने नहीं कर पाता। अब कंपनी चाहती है कि जो कासिम है वो उनके हाथ की कठपुतली बन करके रहे, और कठपुतली बन करके रहे, परंतु राजा बनना, जो कासिम है वो राजा बनना चाहता है। कासिम राजा बनना चाहता है, कंपनी चाहती है कठपुतली बनकर रहे। तो वो क्या करता है कि वो बदलाव करता है, जिसके कारण से कासिम, जो मीर कासिम है उसके बीच और कंपनी के बीच विवाद हो जाता है। और इन दोनों के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच लड़ाई हो जाती है। अब जब आपको अगर वो घटनाओं को याद करेंगे सर, घटनाओं का अध्ययन करना है, तो जिससे कि संधि विच्छेद हो रहा है, तो किसी भी घटना में आप जब कोई भी घटना पढ़े तो उस घटना को जब भी आपको रिमेंबर्स करना हो, तो आप उस घटना के जो संधि विच्छेद वाली घटना है उनको जब भी आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक बात हो तो संधि विच्छेद वाली अगर बात हो ना उसमें, तो आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, उस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, और उसको हर जगह उस जगह लगा करके देखना जब संधि विच्छेद हो रहा हो, यानी जब दो लोगों के मत अलग अलग हो, जैसे कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। ठीक है, और जीवन में इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सर जो जीवन जो है ना वो सूत्रों पर चलता है। जीवन जीने के लिए बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं, उन सूत्रों के ऊपर जीवन चलता है। दोस्तों अगर यानी तुम्हें किताबें समझ में नहीं आती और तुम्हें सूत्र समझ में आते, तो भी तुम लड़ाई को जीत सकते हो। अगर तुम्हें किताबें समझ नहीं आती और तुम्हें सूत्र समझ में आते, तुम्हें जीवन के सूत्र समझ में आ गए कि चचा अगर हम पानी में कदम रखेंगे तो हमारे पैरों को भीगना और हमारा भी भीगना तय है, तो ये जीवन का सूत्र है। पानी में बिना उतरे कोई व्यक्ति तैरना नहीं सीख सकता। ठीक उसी प्रकार से जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के कष्ट को सहे बिना कोई सफल भी नहीं हो सकता। ये सूत्र है, सूत्र का अपना वजूद, अपना महत्व है, और सूत्रों के ऊपर ही जीवन आधारित है। जो व्यक्ति किताबों को नहीं समझ सकता परंतु सूत्रों को समझ सकता है, वो व्यक्ति भी अपने जीवन में
सफल हो सकता है। बुद्ध ने कोई किताब को ज्ञान नहीं लिया था, बुद्ध ने कभी किसी किताब को पलट करके नहीं देखा होगा, महावीर ने कभी किसी किताब को पलट करके नहीं देखा होगा, पर वो उनके अंदर स्वामी है, वो ज्ञान है, भगवान है, चैतन्य पर जा चुके हैं। वो अपने अपने खुद की अपने सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी को उन्होंने तय करके अपने उस जर्नी को, उस एनलाइटमेंट को सफल बना दिया और आज हमारे सामने एक एग्जाम्पल बन करके खड़े हुए। तो हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, परंतु उसके सूत्र बहुत क्लियर होने चाहिए। जिस प्रकार बुद्ध ने हर चीज का कारण बताया, उसी हर चीज का उन्होंने निवारण भी बताया, और उस निवारण का जो निवारण है, उस निवारण तक जाने के लिए उन्होंने मार्ग भी दिया है। अगर हम उस मार्ग पे चलते हैं तो यकीनन हमें सफलता, और हमें उस सफलता को पाने के लिए वो प्रयास, वो कम से कम प्रयास में हम अपनी सफलता को पालेंगे। तो ये जीवन के कुछ सूत्र है जो मैं आपको बताने वाला हूं आज, कि देयर इज अ नो परमानेंट एनिमी, देयर इज अ नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, जो भी आपके साक्षात्कार जो दिखता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। कोई भी एनिमी होती है जो वो परमानेंट नहीं होती है, केवल परमानेंट होते हैं आपके इंटरेस्ट। जो आपका इंटरेस्ट है किसी चीज से, जो लगाव है, जो आपके चाहने की, किसी चीज को चाहने की कल्पना है, या चाहने का जो आपका मोटो है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बिकॉज देयर इज नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये चीज आप अपने जीवन में उतार लीजिए कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, केवल आपके इंटरेस्ट के अलावा। दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि एक मैरिज और जब आपका एक डिवोर्स होता है। मैरिज जब दो लोग मिलते हैं, उस टाइम पे हम उस चीज को जो नाम देते हैं वो मैरिज का नाम देते हैं। परंतु जब दो चीजें अलग अलग हो जाती है, जब दो चीजें अलग होती है, तो हम उसको नाम देते हैं डिवोर्स। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि जो मैरिज है, मैरिज क्या होता है, मैरिज के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पहली जो सबसे बड़ी चीज है, जब एक व्यक्ति शादी करता है तो वो क्या करता है, वो केयर करता है किसकी, अपने जिस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई है। अगर कोई लड़का है तो वो एक फीमेल को केयर करेगा, और एक फीमेल है तो वो एक मेल पर्सन की केयर करेगी आफ्टर मैरिज। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये होती है कि जो अफेयर्स होते हैं, केयर के बाद ही आपका अफेयर होता है। जब आप किसी चीज को केयर करने लगते हैं, जब आपकी कोई केयर करने लगेगा, तो वहां आपके इंटरेस्ट उससे जुड़ने लगेंगे, आप उससे अफेयर्ड हो जाएंगे, आप उससे अटैच हो जाएंगे, जिसका मतलब ये होता है अफेयर होना। लोग कहते हैं कि इनका अफेयर उनके साथ है, इसका अफेयर उसके साथ है, उस व्यक्ति का संबंध उनके साथ। तो संबंध क्या है, केयर क्या है, जब आप किसी व्यक्ति की केयर करने लगते हैं तो वहीं से एक नया वर्ड डेवलप होता है, वो होता है अफेयर का। और उस वर्ड को, अफेयर को जो आगे लेकर के जाती है, वो चीज लेकर के जाती है। जब आपका अफेयर होता है तो वो चीज आपको आगे लेकर के जाती है, और वही चीज आपकी कन्वर्ट हो जाती है मैरिज के अंदर। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्त, और बहुत समझने योग्य बात है, क्योंकि जब आप किसी की केयर करने लगते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है और बच्चे की केयर जब माँ करती है, जब अपने बच्चे की केयर एक माँ करती है, तो फिर वो क्या करती है, उस बच्चे की केयर कर रही है। तो उसके अपने क्या हो गए कि अपने जो अफेयर्स है, यानी जो उसके साथ उसका जो बॉन्डिंग है, रिलेशन है एक माँ का बच्चे के साथ, तो वो क्या होता है कि अफेयर्स। और मैरिज का मतलब क्या है कि दो चीजों को मर्ज कर देना। तो वो क्या होता है कि एक ही उनके, यानी उनका इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। माँ का ममतत्व का लगाव होता है बच्चे से, और बच्चे का भी अपना जो भावी रूप है वो माँ के प्रति अपने ममता, यानी ममतामयी कर्तव्य के रूप में होता है। अब इसी तरीके से
आप डिवोर्स में करेंगे तो डिवोर्स में क्या होता है, रिफ्ट। फर्स्ट जो चीज आती है आपकी रिफ्ट, रिफ्ट यानी दरार, कि वो कैसे उत्पन्न हुई, क्या रिफ्ट आई, कैसे वो घटना हुई, क्या घटना हुई। और जब रिफ्ट आता है तो वहां पर क्या होता है, संघर्ष होने लगता है। रिफ्ट आने के कारण वहां पर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और संघर्ष के कारण ही आपके विस्फोट विस्फोट हो जाएगा। संघर्ष होगा वहां विस्फोट होगा। रिफ्ट, रिफ्ट यानी आपको वजह, किस चीज की, डिवोर्स की वजह। जो डिवोर्स की वजह है वो रिफ्ट है आपकी। और जब वो आपको वजह मिलती है तो आप उसके लिए फिर क्या करते हैं, वो संघर्ष करने लगते हैं। फिर वो संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं आपके आपके बीच में दरारें आने लगती है, आपके बीच में वो चीजों का लड़ना झगड़ना सारी चीजें होने लगता है। और यही चीज सारी हो रही थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और कासिम के बीच। उनके बीच एक रिफ्ट पैदा हो गई थी। और रिफ्ट क्या थी, रिफ्ट थी कि कासिम राजा बनना चाहता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि वो उनके हाथ की कठपुतली बंद करके रहे। यही उन दोनों के बीच का रिफ्ट था। और इसी रिफ्ट ने उनके बीच संघर्ष को प्रारंभ कर दिया। और यही संघर्ष आगे जाकर के इनके विस्फोट का कारण बना। और ये दोनों लोग लड़ करके आगे ये युद्ध करते। तो आप समझ रहे कि कितना बड़ा सिद्धांत है, कितना बड़ा उद्देश्य, और कितने यानी कितने क्लियर और कितने सोच के साथ इसको क्लियर किया गया, किस तरीके से इतिहास में इसे पिरोया है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक रिफ्ट ने एक संघर्ष की भांति एक विस्फोट कर दिया। कि मैं एक वजह ने, एक रिफ्ट यानी एक वजह ने, जो कासिम राजा बनना चाहता था, कठपुतली ने, इस बात ने एक संघर्ष को जन्म दे दिया। और इस संघर्ष ने एक विस्फोट को जन्म दे दिया। और यही चीज, यही फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। और यही सूत्र है कि अगर आपके जीवन में कभी भी आपको कहीं लगता है कि आपके जीवन में कोई भी रिफ्ट पैदा हो रही है, तो सबसे पहले उस रिफ्ट को खत्म कीजिए सर। क्योंकि रिफ्ट अगर आ गई तो फिर आपके जीवन में वो संघर्ष आ जाएगा। और उस संघर्ष से आपके जीवन में कई प्रकार के विस्फोट होने लग जाएंगे। आप इस चीज से जितना जल्दी सीख ले लेंगे, समझदारी अपने अंदर विकसित कर लेंगे। क्योंकि समझदारी के लिए किसी भी किताबों को पढ़ना जरूरी नहीं है, परंतु इतिहास को पढ़े बिना आप अपनी समझदारी को विकसित भी नहीं कर सकते। और रिफ्ट, रिफ्ट के बाद आपका क्या होता है, रिफ्ट से स्ट्रगल स्टार्ट होती है। रिफ्ट से आपकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है। और स्ट्रगल से आपका जो होते ब्लास्ट हो जाते हैं। ये फॉर्मूले है सर, ये आपका कुछ मेन सूत्र है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। तो दुनिया में जो हर इंसान है ना सर, जो हर इंसान है दुनिया में, वो क्या होता है, कई चेहरे पहने हुए है। हर इंसान दुनिया में कई चेहरे पहने हुए, जिसके सारे चेहरे खो गए वो बुद्ध हो गया। जिसके सारे चेहरे खो गए वो बुद्ध हो गया। और जो व्यक्ति मोहम्मद हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, वो सारे अपने चेहरे को उतार करके फेंक देता है। फिर उसके लिए किसी भी चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता। और सीख यही है सर कि इसीलिए जब भी किसी से मिले उसके ऊपर भरोसा ना करें, या उसके ऊपर कोई सी भी प्रकार का डिसीजन ना करें। जब आप पहली मुलाकात में किसी से मिलते हैं या पहली बार किसी को देखते हैं, आप अंदाजा ना लगाए, आप उससे पहले बात करें। कुछ समय की चर्चा होने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद आप उसका अवलोकन करें। किसी भी व्यक्ति से एकाएक मिलने पर उस चीज का अवलोकन ना करे, उस चीज को ना समझे और उस चीज को अपने अंदर ना क्रिएट करे कि वो व्यक्ति वैसा होगा या वैसा था या वैसा हो सकता है। ये जीवन का सीख है। इसलिए हर व्यक्ति के ऊपर कभी भी आपको क्या नहीं करना है, आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिसीजन नहीं लेने, एकाएक किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिसीजन नहीं लेने। और सूत्र को ही हम सब जगह लगाएंगे। जो रिफ्ट से स्ट्रगल और स्ट्रगल से ब्लास्ट का जो सूत्र है, यही हम हर जगह लगाएंगे। और इसी से हम देखना कि कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएंगे। अब जो झगड़ा शुरू कहां से हुआ सर, वह शुरू हुआ संघर्ष में। कैसे बड़ा, यानी कैसे बदला फिर ये
कैसे बदला फिर वह यानी विस्फोट में, और कैसे फिर वह एक पूरी की पूरी कहानी आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। और फिर सर आप इसे रशियन रिवॉल्यूशन में भी लगा करके देख सकते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन में लगा करके देखिए कि कैसे राजशाही और जनता के बीच जो संघर्ष था, जो राजशाही और जनता के बीच जो रशियन रेवोल्यूशन में जो संघर्ष था, वो भी इसी रिफ्ट की शुरुआत है सर। रिफ्ट की शुरुआत वहीं से हुई है। आपने देखा होगा किस तरीके से राजशाही और जनता के बीच जो संघर्ष है, उस रिफ्ट की शुरुआत भी वहीं से हुई है। और सर कि ये किसी भी क्रांति को पढ़ने के लिए आप केवल इस फॉर्मूले के ऊपर उस चीज को अप्लाई कर दीजिए, आपको पूरी की पूरी कहानी एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। आपको कोई भी कहानी पानी की तरह क्लियर हो जाएगी जैसे ही आप ये फॉर्मूले को अप्लाई कर देते, रिफ्ट, स्ट्रगल और आपके विस्फोट यानी ब्लास्ट। अब सर रिफ्ट था किसके किसके बीच? जो रिफ्ट है ये कासिम के बीच और कंपनी के बीच था। रिफ्ट किसके बीच है? कासिम और कंपनी। कंपनी में भी किस चीज के ऊपर? कंपनी का जो बिहेवियर था, कंपनी का जो बिहेवियर था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहेवियर के ऊपर था कि कंपनी चाहती थी कि जो कासिम है ये कठपुतली बने, और कासिम चाहता था कि ये राजा बने। और कासिम के यही बदलावों के कारण कासिम को और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अब जो रिफ्ट था वो रिफ्ट क्या थी? जो मुंगेर संघर्ष स्टार्ट हो गया है। और मुंगेर में क्या होता है? मुंगेर में तोपखाने का स्टेब्लिशमेंट यानी स्थापित किया, लगाया, जिसमें शोरा तोपखाना लगाया। और इसमें जो शोरा, जो बारूद और जो शोरा जो होता है वो तोप के अंदर यूज किया जाता है, ये मंगाता है वो। और सॉल्ट पीटर, ये तोप के अंदर डलने वाला एक प्रकार का सॉल्वेंट होता है। और कंपनी की मोनोपोली, सॉल्ट पीटर जिस पर क्या था कि कंपनी की मोनोपोली थी। जो सॉल्ट पीटर है ये मंगाता है, परंतु ये सॉल्ट पीटर के ऊपर क्या होता है कि कंपनी की मोनोपोली होती है, क्योंकि कंपनी किसी को भी ये चीज नहीं देती। क्योंकि अगर कोई अपने घर में बम बनाने लगेगा तो जाहिर सी बात है वो कंपनी को हटाने की कोशिश कर रहा होगा, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा हो। क्योंकि ताकतवर आदमी के सामने कोई भी अपना क्या नहीं करता, अपना वर्चस्व नहीं दिखाता। और जो अर्मेनियन व्यक्ति होता है, एक अर्मेनियन मर्चेंट होता है, अर्मेनियन मर्चेंट होता है। अर्मेनियन मर्चेंट के हाथ में क्या करता है कि अर्मेनियन मर्चेंट के हाथ से नवाब जो है यानी जो कासिम है, नवाब क्या करता है कि अर्मेनियन मर्चेंट होता है, उसके हाथ से निजी इस्तेमाल के लिए, नवाब निजी इस्तेमाल के लिए क्या करता है? निजी इस्तेमाल के लिए शोरा खरीदता है। निजी इस्तेमाल के लिए शोरा खरीदता है, इस्तेमाल के लिए शोरा खरीदता है। कौन? मीर कासिम जो नवाब था वो खरीदता है जब शोरा, किससे? अर्मेनियन मर्चेंट से। तो यहां पर क्या होता है कि ब्रिटिश जो कंपनी होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके क्या होता है, इसके कान खड़े हो जाते हैं। और इसके कान खड़े हो जाते हैं कि भैया चचा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, जल्दी से देख लो, अन्यथा देर हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि वो देखता है
और वो देखती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर फर्स्ट विलियम्स के गवर्नर, फोर्ट विलियम्स के गवर्नर जो रहते हैं उस समय, वो वॉन्स्टी वॉन्सीटाट जो रहते हैं, वॉन्सीटाट जो फोर्ट विलियम्स के गवर्नर रहते हैं उस समय के, उसको पत्र लिखता है। कौन? कासिम। उनको पत्र लिखता है कासिम कि इधर अर्मेनियन यानी जो वॉन्सीटाट है, वॉन्सीटाट क्या करता है कि जो फोर्ट विलियम्स का गवर्नर रहता है वो पत्र लिखता है उसको पत्र लिखता है, मीर कासिम पत्र लिखता है उनको, और उसमें लिखता है कि इधर जो अर्मेनियन मर्चेंट ने नवाब के लिए शोरा खरीदा, और उधर कंपनी, इधर अर्मेनियन मर्चेंट ने नवाब के लिए शोरा खरीदा, और उधर कंपनी क्या करती है, उधर कंपनी पटना का जो यानी कंपनी का जो एजेंट था पटना में जो एजेंट था कंपनी का, एलिस एपिसोड कंपनी का जो एजेंट था पटना के अंदर, वो क्या करता है, उसने जाकर के मुंगेर के किले में जाकर के अपने सिपाही भेज दिया मुंगेर के किले में, जहां पर एलिस ये एपिसोड क्या करता है, एलिस एपिसोड क्या करता है कि मुंगेर के किले में अपने सिपाही भेज देता है। और ये एलिस एपिसोड कौन रहता है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है उसका पटना एजेंट रहता है, और वो क्या करता है कि वो मुंगेर के किले पे यानी अपने सिपाही भेज देता है, और वहां की तलाशी शुरू कर देता है, और वहां तलाशी लेना शुरू कर देता है, और इसे ही कहा गया था, और तलाशी के लिए बोल देता है, और इसे ही एलिस एपिसोड के नाम से जाना जाता है। अब ठीक ये है कि भैया अगर 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 आप शहर के डीएम हैं, और आपके घर में बिना आपकी इजाजत के आपका चपरासी आपके घर में अगर क्या करता है, तलाशी लेगा, तो चचा फिर तो आपके आत्मसम्मान की बात हो गई नहीं, फिर तो ये तो आपके आत्मसम्मान की बात हो गई, फिर तो आपकी नवाबी रही की रही और ढही की ढही रह गई, क्योंकि आपका डीएम हाउस, और डीएम हाउस के ऊपर ये जो मुंगेर है ये डीएम हाउस है, और इसके अंदर कोई मामूली सा चपरासी आकर के आपके घर की तलाशी ले रहा है, और आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर आपकी नवाबशाही का क्या मतलब, आपका तो फिर कोई नवाब रहने का कोई महत्व ही नहीं हो जाता। और यही से सीधे युद्ध संघर्ष बढ़ता है, और आपकी जो महत्वाकांक्षा है, जो लोगों के बीच में जो आपका रेपुटेशन है, एक जो आपका राजस्व का भाव है, वो यहां से कम होना स्टार्ट हो जाता है। और यही बात जो लग गई थी कासिम को कि चचा हम इस प्रदेश के राजा हैं, और राजा होने के बावजूद एक मामूली सा चपरासी आकर के हमारे घर में रेड कर रहा है, तलाशी ले रहा है, कैसे? तो ये चीज बड़ी ही लगी किसको, जो कासिम है उसको, और यही उसका कारण बना संघर्ष का। और फोर्ट विलियम्स के गवर्नर जो वॉन्सीटाट थे, वॉन्सीटाट को कासिम ने पत्र लिखा और कहा कि यह जो तुम्हारे लोग हैं, वह सब यहां गलत कर रहे हैं, हम नवाब हैं और हमारी भी इज्जत है कि जो आपके लोग हैं ये बड़ा ही गलत कर रहे हैं, और हम नवाब हैं और हमारी भी इज्जत है, तो आप अपने लोगों को ऐसा करने से मना कीजिए और उनसे कहिए कि वो ऐसा ना करे। तो वॉन्सीटाट को बात जब ये सही लगी तो वह यानी इन सारी चीजों के लिए एग्री होता है, और उसके बाद जो होता है वो मुंगेर एग्रीमेंट होता है। जब वॉन्सीटाट को ये बात सही लगी तो इसके बाद जो होता है वो मुंगेर एग्रीमेंट होता है, जो वॉन्सीटाट और मीर कासिम के बीच होता है।
वो मुंगेर एग्रीमेंट होता है।